इसरो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी जो आज दुनिया में मिशन और उपलब्धियों से जाना जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसरो का सफर कैसे शुरू हुआ? 1962 में कैसे कुछ सपने देखने वाले विज्ञान के दीवानों ने अपनी सोच और दृढ़ संकल्प के साथ भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की पहली राह बनाई थी। इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए हम आपको ले चलेंगे उन दिनों तक जब भारत ने अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम का सफर शुरू किया था। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का जन्म 30 अक्टूबर 1909 को मुंबई में हुआ था। होमी भाभा को फादर ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम कहा जाता है। भाभा ने 1927 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का रुख किया और वहां पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने लगे। उनके परिवार का मानना था कि उन्हें एक इंजीनियर बनना चाहिए, लेकिन भाभा की असली रुचि थियोरेटिकल फिजिक्स में थी। इस वजह से 1930 में उन्होंने अपनी फील्ड शिफ्ट कर ली और एडवांस्ड फिजिक्स, थियोरेटिकल फिजिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स की गहराई में स्टडी शुरू कर दिया। लगभग कैम्ब्रिज में 12 साल स्टडी और रिसर्च करने के दौरान उनकी दोस्ती काफी फेमस और ब्रिलियंट वैज्ञानिकों के साथ हुई। कैम्ब्रिज के दिनों में भाभा काफी इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस भी करते थे। उनमें से कुछ लोग आगे चलकर भारत के पहले रॉकेट लॉन्च में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से मदद भी किए। दिसंबर 1938 में जर्मन वैज्ञानिक ओटो हैन और फ्रिट्ज स्ट्रैसमैन ने न्यूक्लियर फिशन की खोज की, एक ऐसी खोज जो दुनिया को हमेशा के लिए बदल देने वाली थी। उस समय होमी भाभा कैम्ब्रिज में ही थे और वहां थियोरेटिकल फिजिक्स और कॉस्मिक किरणों पर रिसर्च कर रहे थे। न्यूक्लियर फिजिक्स में भी उनकी रुचि थी, लेकिन उनका प्राथमिक फोकस कॉस्मिक किरणें और क्वांटम थ्योरी पर था। जब न्यूक्लियर फिशन की खोज की घोषणा हुई तो पूरी वैज्ञानिक समुदाय आश्चर्यचकित हो गया। ये खोज बताती थी कि एक बड़े एटम को तोड़कर ऊर्जा रिलीज की जा सकती है, जो न्यूक्लियर रिएक्टर और एटम बम का आधार बना। भाभा ने इस खोज को एक नए युग की शुरुआत माना। उन्हें जल्दी समझ आया कि ये सिर्फ एक वैज्ञानिक सफलता नहीं है, बल्कि एक बड़ी जियोपॉलिटिकल और टेक्नोलॉजिकल क्रांति ला सकता है। लेकिन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। इसी वजह से उन्हें पीएचडी डिग्री के साथ मजबूरन इंडिया वापस आना पड़ा। वो एक ऐसा निर्णायक मोड़ था जिसमें भारत की वैज्ञानिक यात्रा शुरू होने वाली थी। भारत आने के बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में रिसर्च का काम शुरू किया, जहां उनके मेंटोर सर सीवी रमन थे। यहीं से उन्होंने न्यूक्लियर साइंस और पार्टिकल फिजिक्स में अपना सफर शुरू किया। डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त 1919 को अहमदाबाद, गुजरात में एक सम्मानित बिजनेस परिवार में हुआ था। उनका परिवार शिक्षा और सामाजिक सुधार में विश्वास रखता था, जिसका प्रभाव विक्रम साराभाई की सोच पर भी पड़ा। साराभाई को फादर ऑफ इंडियाज स्पेस प्रोग्राम कहा जाता है। विक्रम साराभाई 1937 में हायर स्टडीज के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय यूके गए, जहां उन्होंने नेचुरल साइंसेज की पढ़ाई की। उनका रुचि फिजिक्स और स्पेस साइंस में था, इस कारण उन्होंने वहां एडवांस्ड रिसर्च में अपनी पकड़ बनाई। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण 1940 में साराभाई अस्थायी रूप से भारत वापस आए। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पूछा कि क्या वे अपनी पढ़ाई भारत में जारी रख सकते हैं, और जवाब मिला कि हाँ, वे अपना रिसर्च वर्क सीवी रमन के गाइडेंस में कर सकते हैं। किस्मत ने साथ दिया और विक्रम साराभाई को भारत में ही अपनी पीएचडी पर रिसर्च करने की अनुमति मिल गई। आईआईएससी बैंगलोर में साराभाई ने एक यूनिक टॉपिक चूज किया, टाइम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्मिक रेज। उस समय कॉस्मिक किरणों पर ज्यादा लोग रिसर्च नहीं कर रहे थे, लेकिन सीवी रमन के प्रभाव ने उन्हें इस रोमांचक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। 1942 में उन्होंने अपने रिसर्च रिजल्ट्स पब्लिश किए, एक ऐसे विषय पर जो उस समय बहुत ही दुर्लभ था। आईआईएससी में विक्रम साराभाई का सफर सिर्फ एक छात्र तक सीमित नहीं रहा। उनका सीवी रमन के साथ एक गुरु शिष्य का रिश्ता था, जो धीरे धीरे एक गहरी दोस्ती में बदल गया। जब रमन ने अपना खुद का रिसर्च इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश करने का सोचा, तो साराभाई ने एक कदम आगे बढ़कर उनकी मदद की।
अहमदाबाद के उद्योगपतियों से फंडिंग जुटाने में उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहां एक साइंटिफिक जर्नी शुरू हो रही थी जो भारत के भविष्य को रीडिफाइन करने वाली थी। जब भाभा को IISc की नई कॉस्मिक रेज रिसर्च यूनिट का प्रोफेसर बनाया गया, तब साराभाई भी यहां अपनी PhD पर रिसर्च कर रहे थे। दोनों का रिसर्च एरिया सेम था, कॉस्मिक किरणें, लेकिन दृष्टिकोण अलग। भाभा कॉस्मिक किरणों को सब एटॉमिक पार्टिकल्स को समझने का एक माध्यम मानते थे, जबकि साराभाई इन्हें बाहरी अंतरिक्ष को खोजने का एक टूल समझते थे। यही शेयर्ड पैशन और इंटेंस डिस्कशंस उनकी दोस्ती की नींव बन गईं। कहा जाता है कि उनका एक गुरु शिष्य का रिश्ता था जो धीरे धीरे दोस्ती में बदल गया। दोनों एक दूसरे को प्रेरित करते थे। उनके दृष्टिकोण अलग थे, लेकिन उनका एक कॉमन गोल था, भारत को विज्ञान और अंतरिक्ष एक्सप्लोरेशन में सबसे आगे ले जाना। 1938 में जर्मनी के वैज्ञानिकों ने न्यूक्लियर फिशन की खोज की, मतलब एक ऐसी ताकत जो दुनिया को हमेशा के लिए बदल सकती थी, एक एटॉमिक बम। अल्बर्ट आइंस्टीन और लियोस जिलार्ड को यह समझ आया कि अगर नाज़ी जर्मनी, जिसका नेता हिटलर था, पहले एटॉमिक बम बना लेता है तो दुनिया एक बड़े खतरे में पड़ सकती है। इसीलिए उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को एक पत्र लिखा। चेतावनी बिल्कुल साफ थी, हमें जल्दी से कार्रवाई करनी होगी। और बस यहीं से शुरू हुआ एक सीक्रेट और क्रांतिकारी मिशन, मैनहट्टन प्रोजेक्ट। इधर विक्रम साराभाई ने जम्मू और कश्मीर में गुलमर्ग के पास अलपाथर झील के नजदीक अपनी कॉस्मिक किरणों पर रिसर्च की। गुलमर्ग की ऊंची पहाड़ियां इन पार्टिकल्स के स्टडी के लिए एक आइडियल लोकेशन थीं। यह रिसर्च बेंगलोर में उनकी PhD का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। जब होमी भाभा ने न्यूक्लियर फिशन खोज के बारे में सुना तो उन्होंने एक अजीब सी एक्साइटमेंट महसूस की। यह सिर्फ एक वैज्ञानिक खोज नहीं थी, यह एक जियोपॉलिटिकल खेल बदलने वाली घटना थी। शक्तिशाली देश इस नए ज्ञान का फायदा उठाने लगे और न्यूक्लियर एनर्जी सिर्फ एक सिद्धांत न रहकर मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक पावर का एक हथियार बनने लगी। भाभा, जो कैम्ब्रिज जैसे संस्थानों से जुड़े थे, दुनिया के टॉप फिजिसिस्ट्स के नेटवर्क का हिस्सा थे। उन्होंने देखा कि अमेरिका एक टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट चला रहा था, मैनहट्टन प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के तहत दुनिया का सबसे खतरनाक और शक्तिशाली हथियार तैयार हो रहा था, न्यूक्लियर बम। यह बात कोई खुले तौर पर चर्चा नहीं करता था, लेकिन वैज्ञानिक समुदाय में यह खबर तेजी से फैल रही थी। होमी भाभा ने सोचा, अगर भारत को आगे बढ़ना है तो हमें सिर्फ ज्ञान लेने वाला देश नहीं, बल्कि नॉलेज क्रिएट करने वाला देश बनना होगा। उनका दृष्टिकोण था एक ऐसे रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो सिर्फ सिद्धांतों पर काम न करे, बल्कि उन्हें वास्तविक दुनिया में लागू भी करे, जो भारत की सुरक्षा, ऊर्जा और टेक्नोलॉजी के भविष्य को शेप दे सके। इसी दृष्टिकोण के साथ होमी भाभा ने जून 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की। दुनिया अभी भी हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए परमाणु हमलों के खौफ से उभर ही रही थी, और इसी दौरान एक युवा दूरदर्शी वैज्ञानिक विक्रम साराभाई ने एक बड़ा फैसला लिया, कैम्ब्रिज जाने का। सोचिए, एक तरफ पूरी दुनिया युद्ध की तबाही और अनिश्चितता से गुजर रही थी, और दूसरी तरफ यह नौजवान वैज्ञानिक अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए इंग्लैंड निकल पड़ा। यह सिर्फ एक सफर नहीं था, यह उनकी दृढ़ता और दूरदृष्टि का सबूत था। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया, और उसी साल साराभाई अपनी PhD पूरी करके भारत लौट आए। उनका ध्यान मुख्य रूप से कॉस्मिक किरणों और अंतरिक्ष विज्ञान पर था, लेकिन इस क्षेत्र में रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए कोई समर्पित संस्थान नहीं था। इसी दूरदृष्टि को हकीकत बनाने के लिए 11 नवंबर 1947 को अहमदाबाद में फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी PRL की स्थापना की गई। यह सिर्फ एक रिसर्च सेंटर नहीं था, बल्कि भारत के अंतरिक्ष और वायुमंडलीय विज्ञान की बुनियाद रखने वाला पहला कदम था। सोवियत संघ ने पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक 1 को स्पेस में लॉन्च करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इस घटना ने सिर्फ तकनीक ही नहीं, बल्कि जज्बातों को भी हिला कर रख दिया। अमेरिका के लिए यह एक बड़ा झटका था, क्योंकि इसने उनकी स्पेस पावर को चुनौती दी।
साराभाई ने इस खबर को एक वेकअप कॉल की तरह देखा। उनका विजन स्पष्ट था, अगर भारत को भविष्य में एक वैज्ञानिक महाशक्ति बनना है तो हमें अंतरिक्ष एक्सप्लोरेशन में अपनी जगह बनानी होगी। उन्होंने पंडित नेहरू और होमी भाभा को समझाया कि अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी सिर्फ एक वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह भारत के विकास के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। शिक्षा, मौसम पूर्वानुमान, प्राकृतिक संसाधनों की मैपिंग, ये सब कुछ स्पेस टेक्नोलॉजी के जरिए कैसे आगे बढ़ सकते हैं, उन्होंने यह दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। 1962 में इनकोस्पार का जन्म हुआ और यहीं से शुरू होती है एक नए अंतरिक्ष युग की कहानी जो भारत को एक स्पेस सुपर पावर बनाने वाली थी। 1963 में विक्रम साराभाई और उनकी टीम ने थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन TERLS की स्थापना की और इसके पीछे एक ठोस कारण था। थुम्बा केरल में मैग्नेटिक इक्वेटर के बेहद करीब स्थित है, जो वायुमंडलीय और अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए एक आदर्श स्थान था। यहाँ से रॉकेट लॉन्च करके ऊपरी वायुमंडल और आयनोस्फीयर का स्टडी सबसे अच्छे तरीके से किया जा सकता था और यह लोकेशन खुद विक्रम साराभाई ने खोजा था। उन्होंने देखा कि थुम्बा में एक छोटा सा चर्च है जो रॉकेट लॉन्च करने के लिए एकदम सही जगह हो सकता है। इनकोस्पार ने काम तो शुरू कर दिया, लेकिन अंतरिक्ष रिसर्च का दायरा इतना बड़ा हो गया कि एक उचित स्पेस एजेंसी की जरूरत महसूस होने लगी। 15 अगस्त 1969 को इनकोस्पार आधिकारिक रूप से इसरो बन गया। असली चुनौती अब भी बाकी थी, भारत का अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च करना। लेकिन विक्रम साराभाई का 30 दिसंबर 1971 को अनएक्सपेक्टेड निधन हो गया। वह केरल के कोवलम में इसरो के स्पेस प्रोग्राम का निरीक्षण करने गए थे। रात को अपने होटल रूम में सोने गए और सुबह उनका शव मिला। आधिकारिक रूप से इसे हार्ट अटैक बताया गया, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि उनकी मौत प्राकृतिक नहीं थी। उनकी मृत्यु के तुरंत बाद भारत के टॉप सीक्रेट स्पेस प्रोजेक्ट्स में कई देरी और चुनौतियां आईं। अब उनके सपने को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सतीश धवन ने उठाई। अब सवाल ये था, लॉन्च कहां से होगा, क्योंकि उस समय भारत के पास अपना कोई लॉन्च व्हीकल नहीं था। सोवियत यूनियन ने भारत को लॉन्च व्हीकल उपलब्ध कराने में मदद की और 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट को USSR के कॉस्मोस 3M रॉकेट से लॉन्च किया गया। यह सिर्फ एक सैटेलाइट का लॉन्च नहीं था, यह भारत के अंतरिक्ष युग की घोषणा थी। आर्यभट्ट सैटेलाइट ने भारत के स्पेस रिसर्च में एक नए युग की शुरुआत की। एक सपना जो इनकोस्पार से शुरू हुआ था, वह इसरो बनकर आर्यभट्ट की उड़ान तक पहुंच गया। हम उन वैज्ञानिकों को सलाम करते हैं जिन्होंने देश के लिए खुद को समर्पित कर दिया।